हे गाइस, मैं हूं दिलीप और आज हम शुरू करने वाले हैं अलाउद्दीन के सैनिक अभियानों के बारे में। जैसे कि हमने इससे पहले तक पढ़ लिया था कि मैंने आपको बताया था अलाउद्दीन की आरंभिक जीवन के बारे में। हमने काफ़ी उसमें डिटेल में पढ़ा कि अलाउद्दीन का आरंभिक जीवन कैसा था, कैसे वो सुल्तान बना, कैसे उसने जलालुद्दीन खिलजी को धोखे से बुला के मार दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी को जो चाहिए था वो चीज़ उसको मिल चुकी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो अलाउद्दीन खिलजी को चाहिए थी, मैंने जैसे आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी बनना चाहता था सिकंदर, दूसरा सिकंदर सानी। और वो बनने के लिए अलाउद्दीन को चाहिए था बहुत ज़्यादा पैसा। उसने देवगिरी हालांकि एक बार लूट लिया है, पैसा उसके पास है, लेकिन और भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। और दूसरा कि दिल्ली सल्तनत में हम बात करें इंडिया की तो यहाँ है दिल्ली। अब दिल्ली सल्तनत में ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ हो सकती है? दिल्ली सल्तनत को अगर वो दूसरा सिकंदर अगर बनना चाहता है तो बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा पैसे अगर मैं बात करूं कि उसने, जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे पहले कि उसने महाराष्ट्र में जाके जो रामचंद्र है देवगिरी पर आक्रमण किया और रामचंद्र को वहां से अच्छी खासी मात्रा में दौलत जुटा दी। अब अलाउद्दीन जो है उन्हें पता है कि वहां अभी वापस देवगिरी तो आक्रमण करने से कोई मतलब है नहीं। अब अलाउद्दीन के जो आक्रमण होंगे वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और उनका कुछ सामरिक महत्व भी होगा। तो उसी को हम आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहां बैठे हैं हमारा अलाउद्दीन। अब यहां बैठे बैठे अलाउद्दीन ने देखा कि कहां क्या किया जाए। आप थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं इसको। अब अलाउद्दीन जब यहां दिल्ली में बैठे थे, उन्हें एक चीज पता थी कि यहां गुजरात में, क्योंकि यहां है डॉकयार्ड्स, बंदरगाह, और बंदरगाहों से होता है विदेशी व्यापार, और विदेशी व्यापार में बहुत ज्यादा पैसा है। मतलब एक बार अगर ये एरिया हाथ आ जाए तो बहुत सारा पैसा हमें मिल जाएगा। लेकिन मैं अलाउद्दीन के अभियानों की एक खास विशेषता आपको बताना चाहूंगा। अलाउद्दीन ने ज्यादातर जिस जगह पर अगर सामरिक महत्व उसे लगा तो ही उस जगह को अपने साम्राज्य में मिलाया, वरना बस वो लूट रहा था, लूट के और उस जगह को अपना दावा छोड़ देता था। तो इसी तरीके से यहां पर उसे बंदरगाह चाहिए थी। और बंदरगाह के लिए अब हम थोड़ा सा, ये जो टॉपिक है क्योंकि बहुत लंबा होने वाला है, तो मैं कोशिश करूंगा कि यहां बहुत ज्यादा मैं हंसी मजाक और इन चीजों को शामिल करूं। तो अलाउद्दीन ने यहां से कॉल किया और जो गुजरात के जो राजा थे उनको कॉल किया। उनको कॉल करके बोला कि हेलो। उन्होंने भी कहा हेलो। कि कौन बोल रहे हैं? कि मैं कर्ण बोल रहा हूं। क्या? अच्छा, आप कर्ण बोल रहे हैं? कि जी हाँ, मैं कर्ण बोल रहा हूं, मेरा नाम है राय कर्ण। कि राय कर्ण जी, एक बात सुनो कि आपको पता है कर्ण जो है, कि कर्ण के बारे में मैंने काफी सुना हुआ है कि यार कर्ण से तो जो दान मांगे वो दान दे देता था। कर्ण से आप जो मांगो वो दे देता। कर्ण से इंद्र भगवान ने उससे ब्रह्मास्त्र मांगा और ब्रह्मास्त्र दे दिया कर्ण ने। तो कर्ण से तो जो मांगो दे देगा। तो राय कर्ण ने बोला कि देखो वो बात नहीं, मेरा नाम में कर्ण है, पर ऐसा जरूरी नहीं कि आप मुझसे जो मांगोगे वो दे दूंगा। तो अलाउद्दीन ने कहा कि देखो यार, अब मैं हूं अलाउद्दीन और मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। तो सिंपल सा एक काम करो, गुजरात जो है वो मुझे दे दो और अपना दावा छोड़ दो यहां से, क्योंकि मुझे ये बंदरगाह वाला एरिया है और यहां से अच्छा खासा मुझे पता है पैसा आता है। तो या तो गुजरात मुझे दे दो या यहां से चले जाओ, वरना तुम कर्ण के नाम पे धब्बा हो, क्योंकि तुम कर्ण हो लेकिन देते नहीं हो कुछ भी। ठीक है? तो उन्होंने कहा कि गुजरात दे मुझे। कर्ण को कहा कि मुझे गुजरात दे। और अब
कर्ण ने यहां मना कर दिया उनको। हालांकि ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हम बस इसको स्टोरी को थोड़ा सा ड्रामेटाइज करेंगे ताकि चीजें आपको याद हो जाए। अब कर्ण ने यहां मना कर दिया कि नहीं, मैं यहां पर नहीं देने वाला, जो भी हो, जो तुम्हारा बस में हो वो करके देख लो। तो अलाउद्दीन ने यहां पर कहा कि अच्छा मुझे मना कर रहा है, मुझे अलाउद्दीन को मना कर रहा है, मैं तुम्हारे लिए यूएन भेज दूंगा। तो कर्ण को लगा कि यार यूएन, यूनाइटेड नेशंस, कि नहीं कर्ण जी ये यूनाइटेड नेशंस नहीं है, यहां यू का मतलब है उलुग खान, कि वही मेरा भाई जिसको मैं प्यार से कहा करता था अल्मास बेग, जिसके अलमारी जैसा मुंह था, और क्योंकि सबसे अलग दिखता था, सबसे उल्लू जैसा शक्ल थी, आंखें थी उसकी, इसलिए उलुग खान कहा करता था। और एक मेरा कमांडर नुसरत खान, ये बड़ी फुर्सत में रहता है, तो मैं यूएन भेज दूंगा। क्या भेज दूंगा? यूएन। अब कर्ण ने बोला कि यार तेरी मर्जी, जो भेज दे यार, मैं डरता नहीं हूं, देख मैं अलाउद्दीन कितने ही देखे, अलाउद्दीन से डरता नहीं हूं, तेरी मर्जी हो जो कर, चाहे जो भेज दे। ये देखिए आप, ये कर्ण है, ये कर्ण कैसे दान दे रहे हैं। इंद्र जो ब्राह्मण के वेश में आए थे, इनका शायद मुझे पूरी तरह तो याद नहीं है, एक कवच होता था जो कर्ण को मिला था, वो कवच दान दे दिया उन्होंने इंद्र को। तो यही पूरी कहानी है। तो इसी टाइप से अलाउद्दीन ने जब बोला कि यार कर्ण दे दे मुझे, तो कर्ण ने नहीं दिया, अलाउद्दीन ने भेजा यूएन को, उलुग खान और नुसरत खान। अब एक्चुअली उलुग खान जो थे बड़े, मैंने जैसे नाम बताया ना कि थोड़ा अलग टाइप के आदमी, तो हमें इन्होंने यहां से रवाना हुए, सिंध से होते हुए जैसलमेर को इन्होंने जीत लिया। जैसलमेर को जीतते हुए ये सीधे आ धमके अहमदाबाद तक। और दूसरा नुसरत खान, अब नुसरत को फुर्सत काफी है, नुसरत को अच्छी खासी फुर्सत है, तो धीरे धीरे करके राजपुताना से होते हुए पधारे कहां पर? गुजरात की राजधानी पर। अब उस टाइम पे गुजरात की राजधानी अहमदाबाद नहीं है, हालांकि ये लोग अहमदाबाद तक पहुंचे हैं, गुजरात की राजधानी है। कि अब जैसे ही ये लोग यहां पहुंचे, इन्होंने कहा कि यार यहां ये लोग हैं, ये हिलते ही नहीं है, ऐसे क्या लोग हैं, मतलब इन्होंने जब देखा यहां पर कि ये जो जगह है, कैपिटल पे पहुंचे, जब गुजरात की उस टाइम पे जो कैपिटल थी वहां पहुंचे, रायकरण की कैपिटल थी, तो देखा कि यार ये लोग हिलते नहीं है, कि इनको हिला हिला के भी देख लिया काफी, ये हिलते नहीं है। रायकरण जो है कि ये सब रायकरण की तरह ही है, ना तो कुछ देते हैं ना हिलते हैं। तो यहां पर नहीं हिलने की वजह से अहिल, और अहिल से बना देंगे हम अहिलवाड़ा। तो रायकरण की राजधानी थी अहिलवाड़ा। अब अहिलवाड़ा पे इन्होंने कब्जा कर दिया, और रायकरण को ऑब्वियसली देखो, अब कर्ण जो है, यहां कर्ण को भागना पड़ेगा, और रायकरण यहां से भागे, लेकिन अकेले नहीं भागे। हालांकि इसके बीच में एक कहानी यह भी है कि रायकरण के जो प्रधानमंत्री थे माधव, वो अलाउद्दीन से जाके मिल गए, और उन्हीं की वजह से, और कहीं कहीं स्टोरीज में हमें यह भी मिलता है कि रायकरण ने माधव की पत्नी को जबरन कैप्चर कर लिया था। इस कारण माधव अलाउद्दीन से जाके मिले, हालांकि इस चीज की पुष्टि नहीं होती है। तो अब यहां पर अलाउद्दीन जो है उसके कमांडर पहुंच चुके हैं, और रायकरण जो है अपनी पत्नी को यहीं छोड़ के चले गए। पत्नी का नाम था कमला दे, और अपनी बेटी देवल देवी को साथ में लेके चले गए, क्योंकि देखो कर्ण है तो देवता को तो लेके जाएगा। तो देवल देवी जो है, देवल देवी को साथ में लेके चले गए, भाग गए यहां से, और कमला दे को यहीं छोड़ के चले गए। अब कमला दे जो थी बाद में यूएन के हाथ लग गई, और बाद में अलाउद्दीन, कमला देवी को अलाउद्दीन के पास भेज दिया गया दिल्ली, जहां कमला देवी से अलाउद्दीन ने विवाह कर लिया, शादी कर ली। लेकिन इस स्टोरी में जो ट्विस्ट आएगा वो शादी की वजह से ही आएगा। बाद के टाइम में आप देखेंगे कि कमला देवी जो है
कमला देवी अलाउद्दीन से काफी इस चीज के लिए गुहार करेगी कि मेरी बेटी को लेके आ जाओ, और वही दूसरी बार रायकरण के ऊपर आक्रमण का कारण बनेगा। हालांकि अभी स्टोरी में जो हमारे रायकरण है वो यहां से भाग रहे हैं। रायकरण यहां से गए, और क्योंकि गुजरात के नीचे जस्ट महाराष्ट्र में यहां देवगिरी है, और देवगिरी में बैठे हैं रामचंद्र, तो रामचंद्र के यहां शरण ले ली। अब ये स्टोरी का जो पार्ट है आगे और चलेगा। अभी हमें यहां देखना है कि अब इसके बाद क्या होता है। हम डायरेक्ट अब अलाउद्दीन डायरेक्ट अब रामचंद्र के यहां आक्रमण नहीं करेगा। अब ये अलाउद्दीन थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे करके चीजें करेगा, मैं बताऊंगा कैसे। अब यहां पर जो अलाउद्दीन है उनके कमांडर्स लेके आ गए कमला देवी को और दिल्ली लेके आ गए, लेकिन रास्ते में जब ये सेना यहां पर आ रही थी, अलाउद्दीन खिलजी की सेना, जब ये सेना वापस दिल्ली के लिए आ रही थी, अब एक्चुअली यहां पर बहुत अच्छे खासे मात्रा में धन मिला, बहुत ज्यादा धन, और जो कि अलाउद्दीन को चाहिए ही था। अब यहां से धन लेके इसकी सेना आ रही थी, और क्योंकि ये जो सेना थी, ये सेना सिर्फ तुर्कियों या खिलजियों से मिलके नहीं बनी थी। जैसा कि मैं आपको बता दूं, उस समय जो सेना होती थी वो सेना ऑलमोस्ट लगभग सारे ही अलग अलग जो है, अफगान है, कोई अफगानों को बढ़ता था, कोई खिलजियों को बढ़ता था, तो इस टाइप से। और खिलजियों के बारे में भी मैं आपको एक चीज बता दूं कि खिलजियों को ना अफगानों ने अपना माना है ना तुर्कियों ने अपना माना है। ये मतलब इनको थोड़ा सारी चीजें इनके साथ फेवरेबल हुई नहीं है। तो उसी चीज को जैसा हम देखेंगे कि यहां जो सेना है, अब सेना में यहां पर जलालुद्दीन खिलजी का एक जिक्र आएगा। एक्चुअली जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली में नए नए मंगोलों को बसाया था, मंगोलों को उनको मोटिवेट कर दिया था कि यार क्या पढ़ा है इन चीजों में, क्या पागलों की तरह से लड़ते फिरते रहते हो, मेरी सेना में भर्ती हो जाओ और एक अच्छी लाइफ जियो, अच्छे सैनिक बन के रहो, क्या भटकते रहते हो हर कहीं, मेरी सेना में भर्ती हो जाओ। तो उन मंगोलों को इस्लाम ग्रहण कराकर उन्हें सेना में भर्ती किया गया, और उन मंगोलों को कहा गया नव मुस्लिम। अब मंगोल तो आखिर मंगोल है, डरते नहीं किसी से भी। तो अब मंगोल जब यहां से नव मुस्लिम इस सेना के साथ में रवाना हो रहे थे, तो जो लूट का सामान है उसमें बंटवारे के लिए इनकी और नुसरत खान की बहस हो गई। एक्चुअली बहस क्यों हुई? क्योंकि नुसरत खान चाहते थे कि जिस तरीके से 75% जो है 75% या 80% 90% सुल्तान का रहेगा और 10% रहेगा सेना का। लूट का बंटवारा किया जाता था। इस्लाम में एक पद्धति है जिसमें लूट के सामान का बंटवारा किया जाता है, और उसमें से 2/3 हिस्सा सेना को दिया जाता है और बाकी बचा हिस्सा सुल्तान को दिया जाता है। लेकिन यहां मंगोल जो है नव मुस्लिम, वो इस्लामिक पद्धति के हिसाब से ही अपना हक मांग रहे थे, लेकिन नुसरत खान ने यहां मना कर दिया कि नहीं, तुम्हें नहीं दिया जाएगा। ये जो पूरा हिस्सा है 2/3 जो हिस्सा है वो सुल्तान का होगा और बाकी जो हिस्सा है वो तुम्हारा होगा। अब यहां पर नव मुस्लिमों ने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करके नुसरत खान के भतीजे को यहीं पर मार दिया, और मार के यहीं गाड़ दिया। अब स्टोरी में ट्विस्ट आता है। अब यहां से नव मुस्लिम जो है वो भाग के, आप देख रहे होंगे दिल्ली का रास्ता है, और दिल्ली के रास्ते पर यहां पर ये दिल्ली का रास्ता है, और यहां पर आपके ये नव मंगोल यहां से गए, जाते 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 और जाते हुए रन लेते गए, क्योंकि ये भाग रहे हैं
और भागने को कहा जाता है रन। जानते हैं ना, भागने को कहा जाता है रन, और इसीलिए यहां से रन करते हुए गए और रन करते पहुंच गए रणथंभौर। रणथंभौर। अब यहां भोर जो वर्ड यूज लिया है, भोर अपनी टाइप से डाल देना। भोर का मतलब होता है शाम, तो हो सकता है शाम के टाइम यहां पर पहुंचे। और यहां रणथंभौर में जो राजा है उसका नाम है हम्मीरदेव। रणथंभौर के राजा का नाम है हम्मीरदेव या हम्मीरदेव चौहान। अब अलाउद्दीन को इस बात से काफी गुस्सा आया कि नव मुस्लिमों ने इस टाइप से विद्रोह कर दिया, और अलाउद्दीन विद्रोहियों को बख्शने के पक्ष में कभी नहीं रहता था। अब अलाउद्दीन यहां पर अपना स्टेप उठाएगा, और मैं आपको एक चीज बताऊं, अलाउद्दीन ने रातों रात दिल्ली में बसे हजारों मंगोल, हजारों नव मुस्लिमों को जो परिवार थे, उन परिवारों को खत्म कर दिया। औरतों को मार दिया गया, गुलाम बना दिया गया, और बच्चों तक को बख्शा नहीं गया। बर्नी यहां पर कहता है कि उसने, अलाउद्दीन ने रातों रात नव मुस्लिमों के परिवारों को खत्म कर दिया। अब इसमें यहां पर जब ये गुजरात का अभियान कर रहा था, तो यहीं पर खंबात की खाड़ी में जब सेना गुजरात का अभियान कर रही थी, तभी खंबात की खाड़ी में एक अलग ही चीज हुई। एक खंभे पर लटका एक आदमी मिला। थोड़ा सा मैं बियॉन्ड द टॉपिक जा रहा हूं, स्टोरी टेलिंग की तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक खंभे पे लटका हुआ एक आदमी मिला। एक आदमी बना देते हैं यहां पर खंभे पे लटका हुआ, शायद ये प्रे कर रहा है कि कोई आ जाए बचाने, ठीक है। तो यहां खंभे पे लटका हुआ एक आदमी मिला, और क्योंकि इनकी सेना में सबसे ज्यादा फुर्सत उसी इंसान को रहती थी जो था नुसरत। नुसरत को सबसे ज्यादा फुर्सत रहती थी, इसलिए नुसरत खान ने इसे देखा और 1000 दिनार में इसे खरीद लिया। और क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया, तो बाद में इसे बोला गया 1000 दिनारी। और ये कोई और नहीं था, ये था कपूर, शाहिद कपूर नहीं। अब कपूर मैंने बना दिया है, बाकी इसका नाम है मलिक गफूर। बाद में अलाउद्दीन के जितने भी अभियान होंगे दक्षिण भारत के, इन सारों का नेतृत्व करेगा मलिक गफूर। और क्योंकि गफूर या कफूर बोल दिया जाएगा इसको, क्योंकि पहले यह हिंदू था, इसलिए काफिर से बन गया कफूर। काफिर से कफूर बोल दिया गया इसको बाद में। और क्योंकि ये मैंने खंबे का इसलिए बताया था कि आपको ये याद रह जाए कि खंबात से इसे खरीदा गया था मलिक गफूर को। तो यहां हमारा गुजरात का जो उसका आक्रमण है वो पूरा होता है। अब इसके बाद हम अलाउद्दीन का देखेंगे। ठीक है, यहां से रायकर्ण की पत्नी कमला देव को अलाउद्दीन के पास भेज दिया गया, जहां अलाउद्दीन ने कमला देव से विवाह कर दिया। और जब सेना गुजरात से, ये मैं सब कुछ आपको बता चुका हूं। अब क्योंकि अलाउद्दीन ने क्योंकि रणथंभौर ने शरण दे दी उन रण लेने वाले लोगों को, और अलाउद्दीन से भागना ज्यादा पॉसिबल नहीं था। बहुत उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, और लगभग वो जहां भी जा रहा था जीत रहा था, कहीं हारना उसका पॉसिबल हुआ नहीं। अब अलाउद्दीन ने क्योंकि नव मुस्लिमों को शरण दी थी रणथंभौर के राजा हम्मीरदेव ने,
तो अलाउद्दीन ने, अब अलाउद्दीन कॉल करेंगे हमीर देव को। प्लीज अपने मन में थोड़ा सा इमेजिन कीजिए चीजों को, हिस्ट्री को आप थोड़ा सा, जरूरी नहीं है देखो हर जगह हिस्ट्री में आपको स्टोरीज मिले, तो मैं चाहूंगा कि मैं कुछ चीजों को जानबूझ के स्टोरीज में बना दूं ताकि स्टोरीज में आपको सारे फैक्ट्स भी याद हो जाए और कंसेप्ट जो है वो भी पूरे हो जाए। तो हम पूरा कोशिश करेंगे, प्लीज मेरी स्टोरीज से कोई ऑफेंड मत होइएगा, मैं नहीं चाहता कोई मेरी स्टोरीज से कभी ऑफेंड हो, ऐसा हालांकि ऑफेंडिंग चीजें मैं करता ही नहीं हूं। तो यहां पर अब अलाउद्दीन कॉल करेंगे, अलाउद्दीन ने कॉल किया और प्लीज अभी थोड़ा सा चलते जाइए मेरे साथ में, कॉल रिंग बज रही है। अलाउद्दीन ने कॉल किया हमीर देव को। अलाउद्दीन ने बोला कौन बोल रहे हैं? हमीर देव ने बोला हम बोल रहे हैं। कि कौन बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं। और हम से बन जाके कि हम कौन? कि हम, नाम में नहीं पता चल रहा है, हम मीर, हमीर, हम है हमीर देव। अलाउद्दीन ने कहा कि मैंने सुना है आपने, आपके जो दुर्ग है उसमें 9 मुस्लिमों को शरण दे रखा है। कि हाँ हाँ बिल्कुल सही सुना है, शरण दे रखा है, आगे बोलो क्या करना है? कि देखो ये गलत है और उन 9 मुस्लिमों की वजह से मैं आप पे आक्रमण कर दूंगा। क्या अच्छा आक्रमण कर दोगे? कि जानते हो मेरे दुर्ग को? क्या आपको पता होगा कि इल्तुतमिश ने भी यहां एक बार आक्रमण किया था और बलबन तक आया था, यहां हमने वापस जीत लिया। हमारा दुर्ग ऐसा है कि तुम आक्रमण करके देख लो, तुमसे कुछ ज्यादा होगा नहीं यहां पर। अलाउद्दीन ने कहा ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं, कल की रात बड़ी मुश्किल होने वाली है। तो हमीर देव ने कहा कि देखो यार ये गीदड़ भपकिया मुझे दो मत, ये तुम्हारी जो ये टेढ़ी मेढ़ी चालें है ना, ये चलाना कहीं और, मेरे पे ज्यादा इनका असर नहीं होता। अब अलाउद्दीन ने हमीर देव को कहा कि अच्छा अच्छा, तो मैं आपके खिलाफ भी यूएन भेज रहा हूं। हमीर देव ने कहा कि कौन सा यूएन भाई? यूनाइटेड नेशंस। क्या ये बार बार गुजरात वाले को यूएन भेज दिया, यहां यूएन भेज दिया, क्या आपके पास भी यूएन ही आ रहा अभी? उलुग खान, यू से उलुग खान और न से नुसरत खान। अब उलुग खान और नुसरत खान को यहां भेज दिया गया। अब एक्चुअली थोड़ा सा अलाउद्दीन का जो टाइम है ना, अब सही नहीं चल रहा है। अलाउद्दीन का थोड़ा टाइम गड़बड़ा जाएगा और नुसरत खान पहुंचे रणथंभौर महल के बाहर, फोर्ट के बाहर, और यहां पर एक हरफन गोला कहा जाता है, नुसरत खान के सर पे आके लगा और वहीं नुसरत खान बेहोश। और थोड़े टाइम बाद नुसरत खान को पता चला कि उनकी बॉडी तो यहां पड़ी है और नुसरत खान कहीं बाहर। मतलब नुसरत खान हो गए किसको प्यारे? अल्लाह को प्यारे। तो यहीं पर नुसरत खान अब खत्म हो गए, मर गए। तो अलाउद्दीन को पता चला जब ये बात, तो अलाउद्दीन खुद वहां से रवाना हुए। अलाउद्दीन खुद वहां से रवाना हुए। अब इसी बीच में 1 साल तक अलाउद्दीन यहां पर पड़ाव डाले बैठेगा, और ये जो 1 साल है ये अलाउद्दीन की लाइफ में उसको इतने सबक सिखा देगा कि आने वाले टाइम में अलाउद्दीन यहां जो चीजें होगी उनसे अपने साम्राज्य में ऐसे ऐसे चेंज करेगा कि जिससे अलाउद्दीन का साम्राज्य हमेशा के लिए स्टेबल हो जाएगा, उसके खुद के लिए। बाद में तो स्टेबल हो नहीं पाएगा। बाद में जब मैंने आपको बताऊंगा, अलाउद्दीन के जो वंशज है वो बड़े नालायक निकलेंगे, बड़े नालायक निकलेंगे। आप जब इसके बाद की जो चीज है उसमें मैं आपको बताऊंगा। अब एक्चुअली अलाउद्दीन यहां तिलपत के पास पहुंचता है, रणथंभौर पर हमला करने के लिए तिलपत के पास पहुंचता है। तिल तिल का मर रहा था बेचारा, क्योंकि तिल तिल के रो भी रहा था अलाउद्दीन। नुसरत खान बहुत प्यारा था उसका। हालांकि अलाउद्दीन ऐसा आदमी है जो अपनों को ही मरवा देगा बाद में। जफर खान, जिसने अलाउद्दीन के लिए क्या कुछ नहीं किया, उसको मंगोलों के बीच में अकेला छोड़ के आ जाएगा, क्योंकि जफर खान से वो डरता है
कि आने वाले टाइम में वो उसका तख्ता पलट कर लेगा। तो तिलपत के पास में जैसे ही पहुंचा, अब अलाउद्दीन का एक भतीजा है जिसका नाम है अकत खान, यहां हम बना देंगे ख त। अब भतीजे तो सबके होते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है? एक्चुअली अखत जो है इसको चाहिए तखत, अखत को चाहिए तखत, अलाउद्दीन का तखत। तो ये एक शाम को अलाउद्दीन को बोला कि यार चाचू एक काम करते, थोड़ा घूम के आते ना यार। अलाउद्दीन ने कहा क्या, क्यों घूमना है? ठीक है ना यार, मस्त हवा चल रही है, आराम से रणथंभौर की वादियां है आसपास, घूमना क्यों है? तो तखत खान ने कहा कि यार थोड़ा घूम के आते हैं, जंगल वंगल बहुत बड़ा अच्छा है, मतलब ये सवाई माधोपुर के आसपास का एरिया आपको जंगल का लगता नहीं है, ये जंगल में थोड़ा घूमना चाहिए, शिकार करेंगे। तो शिकार के नाम पे अलाउद्दीन कहा कि चलो ठीक है चलते शिकार करने। दोनों चाचा भतीजा रवाना हुए। अब अलाउद्दीन को क्या पता कि भतीजे ने तो आगे फील्डिंग जमा रखी उसकी। जैसे ही अलाउद्दीन जंगलों में गए, रास्ता भटक गए और अकत खान जिसको तख्त चाहिए था, ठीक है, तख्त खान ने अपने साथ के 9 मुस्लिमों को फोन किया कि भाई साहब अलाउद्दीन जो है रास्ता भटक गए और जल्दी से उनको खत्म कर दो। तो साथ में 9 मुस्लिमों ने मिलके और अकत खान ने मिलके अलाउद्दीन को वहां पर मार दिया। हालांकि अलाउद्दीन मरे नहीं थे, घायल हो गए और अकत खान अलाउद्दीन को मरा समझ के वहां से रवाना हो गए। अब अलाउद्दीन को जब ये चीज वो वहां शिविर, अब अलाउद्दीन को जब होश आया तो अलाउद्दीन को लगा कि यार अपने तो, हालांकि वो गाना जो है बाकी सब सपने होते हैं अपने तो अपने होते हैं, लेकिन यहां अपनों ने अलाउद्दीन के साथ कुछ खास अच्छा किया नहीं। तो अलाउद्दीन शिविर में पहुंचे और शिविर में पहुंच के अकत खान को ढूंढा कि आई नीड अकत, कि कहां है? तो पता चला अकत तो तैयारी कर रहा है तख्त पे बैठने की। अब अकत खान को बुलाया गया और रातों रात वहीं पे अकत खान का कत्ल कर दिया गया, सर काट दिया गया। तो इस तरीके से एक विद्रोह था अकत खान का विद्रोह, जिसे अलाउद्दीन ने खत्म किया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। मैं कह रहा हूं ना, ये यहां पर रणथंभौर के बीच में इस जगह इतने ज्यादा कुछ चेंजेस आएंगे कि आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि अलाउद्दीन को ऐसे ऐसे सबक मिलेंगे कि ये विद्रोह को दबाना कैसे है। अब विद्रोह की यहां तो एक शुरुआत है। अलाउद्दीन क्योंकि अभी दिल्ली में नहीं है, तो अब जगह जगह विद्रोह शुरू हो जाएंगे और उन्हीं विद्रोह में से एक विद्रोह और होगा। अब अलाउद्दीन को एक कॉल आया, मैं जैसे जो नोट्स है, इतना पूरा नोट्स पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अगर जैसे आप कांटेक्ट करेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, तो मैं थोड़ा शॉर्ट नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें मोस्टली सारी चीजें किसी न किसी डायग्राम या फिर ऐसे किसी में बताई हुई है, जो आपको रिवाइज करने के लिए काफी इजी रहेगी। तो अब अलाउद्दीन को एक कॉल आया यहां पर, और कॉल ऐसा आया, उसने बोला कि मैं दिल्ली में तख्ता पलट कर रहा हूं और उसके बाद मैं तुम्हें मारने आऊंगा। तो तुम बोलो, तुम क्या तुमसे उम्र मांगू? उसने बोला उम्र मांगू, ठीक है, ये कुछ समझाने के लिए आपको। तो यहां पर दिल्ली में एक उमर खां, हालांकि इनके ज्यादा कहीं मेंशन है नहीं नाम, और एक मंगू खान। अब दिल्ली में उमर खान और मंगू खान का विद्रोह हुआ, लेकिन अलाउद्दीन की अच्छी चीज ये थी कि उसके कमांडर्स जो थे वो काफी अच्छे थे, और दूसरा ये कि अलाउद्दीन के कमांडर्स ने, उनको अच्छा सा पता था कि विद्रोह को दबाना कैसे है, क्योंकि अगर विद्रोह को वो नहीं दबाएंगे तो अलाउद्दीन आ जाएगा, और अलाउद्दीन कुछ देखता नहीं था, दया और ये चीजें अलाउद्दीन के लिए बनी हुई नहीं थी। तो मंगू खान और उमर खान को यहीं पर इनका विद्रोह दबा दिया गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी ये चीज शुरुआत हुई है, अभी खत्म नहीं हुई है, अभी और चलेगा। और इसी बीच में अलाउद्दीन को कॉल आया, देखिए 3 बार कॉल आ चुके हैं अभी तक अलाउद्दीन को, 4 बार।
आप वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा, मैं लास्ट में सबको सब कुछ रिवाइज कर दूंगा, हर चीज़ याद करा दूंगा, इस चीज़ की गारंटी मेरी रहेगी। लेकिन बस प्लीज़ मैं आपसे एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना और वीडियो को शेयर तो बिल्कुल करना प्लीज़। अगर आप थोड़ा सा भी अगर मेरी डेडिकेशन और इस चीज़ की कद्र करते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए। आपके मैं जानता हूं लोग शेयर करते नहीं है, बड़ा आलस आता है यहां से उसको, ये जो बटन है ना, ये मेरे वीडियो के जस्ट नीचे भी दिख रहा होगा, ये यहां से क्लिक करो, इस पर अंगूठा लगाओ, फिर इसको ये लेके जाएगा आपको 4-5 ऑप्शन पे लेके जाएगा, एक व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सारी चीज़ों पे लेके जाएगा। फिर आप सोचोगे कि यार व्हाट्सएप को पकड़ो, यहाँ आपने व्हाट्सएप पे क्लिक किया, अब व्हाट्सएप पे जाओगे 5-7 आगे आएंगे, नहीं आएंगे। ईजिली एक बार क्लिक करो, व्हाट्सएप पे जाओ, सारे ग्रुप्स को एक बार ग्रुप्स पे भेज दो ना यार, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी टाइप से वीडियोस बनाता रहूं और आपको हिस्ट्री सिखाता रहूं और भी चीज़ें सिखाता रहूं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसके बाद यहाँ पर अब अलाउद्दीन को कॉल आया, अलाउद्दीन को कॉल आया तो अलाउद्दीन ने बोला हाजी, जैसे हम बोलते हैं, बहुत से लोग हेलो नहीं बोलते, बहुत से लोग हेलो नहीं बोलते, जैसे ही आप कॉल करोगे बोलेंगे हाजी। अलाउद्दीन ने भी कहा हाजी, तो आगे वाले ने बोला कि हाँ। अलाउद्दीन ने कहा कौन बोल रहा है, कि अभी तो बोला आपने, कि क्या बोला, कि अभी तो बोला आपने हाँ जी, कि तो क्या मतलब है, कि मैं हाजी ही बोल रहा हूं, हाजी मौला। अलाउद्दीन ने क्या कहा, हाँ हाजी मौला बोलो क्या हुआ, क्यों कॉल किया। तो हाजी मौला ने कहा कि सर आपको एक चीज़ पता है क्या, कि हाँ बोलो, कि मैं दिल्ली का काजी बनना चाहता था। हाजी बनना चाहता था काजी, क्या हाजी बनना चाहता था काजी। तो अलाउद्दीन ने कहा हाँ जल्दी बोलो जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है, रणथंभौर का भी चल रहा अभियान, नीचे बैठा हूँ, धूप लग रही है, बोलो जल्दी। कि सर मैं काजी बनना चाहता था, कि हाँ हाँ बनना चाहता था, मुझे पता है, कि आपने मुझे बनाया नहीं। कि अच्छा तो क्या, तो अभी आपने जिसको काजी बना रखा ना, मैंने उसका कत्ल कर दिया है। तो अलाउद्दीन कहा कि क्या बात कर रहे हो, कि हाँ और आप एक काम कीजिए, आप रहिए रणथंभौर, अब दिल्ली सल्तनत मेरे हाथ में है। तो अलाउद्दीन ने कहा कि यार ये कैसे पॉसिबल है, दिल्ली सल्तनत तेरे हाथ में कैसे आ गया। कि हाँ कि एक्चुअली बात ये है, ये देख लीजिए यहाँ हाजी मौला हाथ में इनके झंडा है, ठीक है। और उन्हें लोगों को कह रहा है कि जाओ जाके इस पूरे दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर दो। और कह कि इनको जब लोगों ने पूछा कि अधिकार कैसे करेंगे सर, आपको कौन मानेगा कि यार मतलब एक आदमी जिसको काजी भी नहीं बनाया और वो दिल्ली का सुल्तान बन जाएगा। तो उसने कहा कि देखो यार ये दिल्ली सल्तनत है, यहां हर कोई सुल्तान बनने के लिए बैठा है, हर कोई यहां पर सुल्तान बनने के लिए बैठा है। और क्योंकि हर कोई कैसे बैठा है, क्योंकि यार एक बार हिस्ट्री उठा के देख लो, हर कोई बन गया, मतलब जो गुलाम था सुल्तान बन गया। ये पूरा दिल्ली सल्तनत ऐसा ही चलेगा, कोई भी आएगा मुंह उठा के आके सुल्तान बन जाएगा, सुल्तान को मारेगा सुल्तान बन जाएगा, यही चलेगा। सीरियसली बता रहा हूं, कोई भी आएगा मुंह उठा के आएगा, दिल्ली के सुल्तान को मारेगा, सुल्तान बन जाएगा। और या फिर अगर उसमें लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो दूसरा तरीका अपनाएगा कि किसी सुल्तानों में से किसी के बच्चे को उठा लेगा, बैठा देगा कि हाँ भाई इनके नाम पे हम शासन करेंगे। तो यही काम इन्होंने भी किया। इन्होंने इल्तुतमिश की दूर की कोई बेटी थी, उसका एक बेटा ढूंढ निकाला और उसका नाम रखा अलवी। अलवी को पकड़ा और अलवी को बैठा दिया कि यार आप तो छोटे हो, आप शासन पे बैठो, कामकाज मैं देखूंगा, ठीक है। अलवी को बैठाया, लेकिन अलाउद्दीन ने यहां से वापस कॉल किया अपने लोगों को और उनको बोला कि यार इसका हाजी मौला का तो कुछ करना पड़ेगा। क्या करे सर, कि हमें नहीं पता। तो बहुत सारे लोगों में से एक ने बोला कि सर हमें मौका दो, हमें मौका दो। तो जिसे मौका दिया गया, क्योंकि उसने बोला हमें मौका दो, तो वो बन गया हमें मुद्दीन।
बाद में बना दीजिएगा इसको हमीमुद्दीन। हमीमुद्दीन ने हाजी मौला को कत्ल कर दिया, मार दिया और ये विद्रोह दब गया। अब अलाउद्दीन वहां वादियों में बैठा बैठा ये सोच रहा कि यार मतलब आखिर रीजन क्या है इन विद्रोह का, कारण क्या है इन विद्रोह का, मतलब इतने विद्रोह मेरे सल्तनत में हो क्यों रहे, इनको दबाऊं कैसे। तो अलाउद्दीन को कुछ चीज़ें उनके दिमाग में, हम कभी बैठे होते तो हमारे दिमाग में जैसे एकदम से कोई चीज़ आती है, कोई लौकिक शक्ति आती है और वो हमें बताती, उसी टाइप से हुआ होगा अलाउद्दीन के साथ में कि एक परलौकिक शक्ति। प्लीज़ कहीं किसी बुक में लिख मत दीजिएगा, बुक में सिर्फ यही लिखिएगा जो मैंने आपको यहाँ नोट्स में लिखवाया है। ये चीज़ें थोड़ी सी हम इसको ड्रामेटाइज करेंगे। तो परलौकिक शक्ति है ये अलाउद्दीन के पास, और उसको बोला कि तेरी सल्तनत में पता है हो क्या रहा है। तो अलाउद्दीन ने कहा कि क्या हो रहा है, कि एक तो तेरी सल्तनत में महफिलें बड़ी होती है। ये देख रहे हैं आप, हालांकि ये जो इमेज है पूरा अच्छे से दिख नहीं पा रही है, ये यहाँ मोमबत्ती जल रही है, ये भाई साहब ये इनके साथ में गुफ्तगू कर रहे हैं, यहाँ ये कटोरे में पड़ा है शराब, और ये यहाँ पर जगजीत सिंह नहीं है, होना चाहिए था। मैं सीरियसली जगजीत सिंह का बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, उनकी गज़लें मैं भी काफ़ी सुनता हूँ, तो यहाँ जगजीत सिंह की गज़लें चलनी चाहिए थी। ठीक है, जो भी है अब नहीं चल रही, अफसोस कि यहाँ जगजीत सिंह की गज़लें नहीं चल रही, तो हम इसके आगे की बात करते हैं। अब एक्चुअली अलाउद्दीन को पता था, अलाउद्दीन को ये चीज़ पता थी कि मेरे सल्तनत में ये अमीरों की, अमीर वर्ड से यहां पैसे वाला नहीं है, जो वहां जो उस टाइम पे जो अमीर होते थे, अमीर का मतलब होता था वो लोग जो जिनके पास सेना भी है और कोई ना कोई पद पे है। मोस्टली बड़े उस टाइम पे जो अमीर उन्हीं के लिए कमांडर्स वगैरह उनके लिए यूज लिया जाता था। तो अमीरों की जो ये षड्यंत्र है ये बनते हैं कहां पर, फर्स्ट तो जब इनकी महफिलें जमती है। और आपको पता होगा महफिल जमाता कौन है, अजय देवगन का वो डायलॉग आपको पता होगा। आई होप आपको अजय देवगन का डायलॉग पता होगा। कौन सा, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे दो यार, आप मैं और तीसरा जो भी है वो आप जानते होंगे। तो यहां पर अब महफिल जमाती है शराब। तो अलाउद्दीन को यहां पता था कि शराब को अगर मैं बैन कर देता हूं तो इनकी महफिलें बंद हो जाएगी, और जब महफिलें जमती है तब मैं एक चीज बताऊं, इंसान जो है पीने के बाद कुछ भी बोलता है, चाहे सुल्तान के बारे में ही बोल रहा हूं, पीने से पहले उसे ये शुद्ध नहीं होगी कि यार मैं बोल क्या रहा हूं, लेकिन पीने के बाद बोलेगा अरे सुल्तान को हटा देते हैं, हम बन जाते हैं सुल्तान, क्या प्रॉब्लम आ रही है मलिक साहब। तो मलिक साहब और ये मिलके काफी यहां पर षड्यंत्र बनाते थे, षड्यंत्र रचे जाते थे। इसलिए अलाउद्दीन ने सोचा कि पहले तो इनकी शराब बंद करा दूं। फिर अलाउद्दीन के दिमाग में दूसरी चीज आई कि दूसरा क्या तरीका हो सकता है। तो अलाउद्दीन ने सोचा कि दूसरा तरीका हो सकता है कि इनकी शादियां रुकवा दूं, क्योंकि बाकी इनकी महफिलें तो बंद करा दूंगा, लेकिन ये तो शादियों में मिलते रहते हैं। और शादियों की क्या, शादियों में है कि फलाने अमीर ने फलाने अमीर की बेटी से विवाह कर लिया। अब घर पहुंचेंगे और बोलेंगे कि ससुर जी एक काम करते हैं, आपकी सेना भी है मेरी सेना भी है, एक काम करते हैं अलाउद्दीन जो है इसको हटा देते ना, ससुर दामाद मिलकर राज करेंगे, क्या बोलते हो। तो यही कुछ चीजें होती थी कि जब शादियां होती थी अमीरों के बीच, वैवाहिक संबंध बन जाते थे राजनीतिक संबंध। तो अलाउद्दीन का दूसरा तरीका, दूसरा जो चीज थी, अलाउद्दीन को पता था कि एक तो महफिलें, दूसरा इनके वैवाहिक संबंध, और तीसरी चीज ये कि बहुत सारे अमीरों को बहुत अच्छी खासी संपत्ति मिली हुई थी। तो उनका मोस्टली ऐसा था कि यार खाओ पियो मौज करो और सुल्तान के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करो, क्योंकि अब उनके लालसा जो है वो बढ़ती जा रही थी। तो यहां पर तीसरा जो था, जिनके पास संपत्ति अच्छी खासी है, वो छीनने की जरूरत थी। तो अलाउद्दीन ने बाद में जाके इस पे कड़े कदम उठाएगा, वो शादियां रुकवा देगा, लिटरली शादियां करने नहीं देगा। मतलब मैं अगर सीरियसली इस इंसान का, अलाउद्दीन का कहूं तो ये तो गजब चीज थी। इसने एक बार को तो अमीरों की शादियां ही नहीं होने दी,
और महफिल शराब बंद करा दिया। मुझे तो ये गुजरात के सीएम लगते, मे भी हो सकते हैं, इनको गुजरात का सीएम बनाना चाहिए था। तो यहाँ पर ये हमारी चीज़ थी, इसको हम और भी डिस्कस करेंगे। अभी हम आ जाते हैं हमारे रणथंभौर पर। अब अलाउद्दीन ने इसके बाद ये डिसीजन बाद में जाके लेगा, अभी तो वो रणथंभौर के नीचे है, आपको दिख रहा होगा, आई होप कि आपको दिख रहा हो रणथंभौर के नीचे अलाउद्दीन बैठा हुआ। हाँ, तो यहां पर है हमारा अलाउद्दीन। ये इमेजेस आपको पीडीएफ में दिख जाएगी, अभी मन की आंखों से देखो इन्हें, क्योंकि इमेजेस काफी ब्लर हो चुकी है, तो अभी थोड़े टाइम के लिए इन्हें मन की आंखों से देखिए। ये यहाँ कहीं नीचे आपको अलाउद्दीन दिखेंगे और ये रणथंभौर का महल है, रणथंभौर दुर्ग है। अब एक्चुअली होता क्या है कि यहां पर अलाउद्दीन को पता है कि रणथंभौर जो है वहां सबसे मेन चीज है रण, रणथंभौर में सबसे मेन चीज है रण। इसीलिए अलाउद्दीन एक आदमी को पकड़ता है जिसका नाम है रणमल। ठीक है, अलाउद्दीन एक आदमी को पकड़ता है जिसका नाम है रणमल, और रणमल को कहता है कि रणमल एक काम करो, मेरी साइड आ जाओ, तुम्हें बहुत कुछ पुरस्कार दिया जाएगा और तुम्हारी जान भी बख्श दी जाएगी। और जैसे कि रणमल नाम से ही थोड़ा सा रण, ये तो भागने में ही लग रहा था कि हाँ रण भागने में उस्ताद होंगे, तो रणमल ने सीधा सा क्या किया, किले पे गए और किले का मेन गेट खोल दिया। जहां तक मैं रणथंभौर दुर्ग की बात करूं, अभेद्य दुर्ग रहा है, लेकिन किले का गेट खोल देने की वजह से अब अलाउद्दीन की सेना उसमें आसानी से एंटर कर गई, आसानी से घुस गई। राणा हम्मीर ने यहां पर केसरिया किया। केसरिया आप समझते होंगे, केसरिया